या फिर इस चैप्टर में हम लोगों को ये देखना है कि आखिर जो माइक्रोब्स होते हैं वो ह्यूमन के लिए कैसे यूज़फुल होते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे माइक्रोब्स की इंट्रो के बारे में बात करते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल के अलावा जो माइक्रोब्स होते हैं वो मेजर कंपोनेंट होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के। माइक्रोब्स जो होते हैं ये हमारे मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई किंगडम के अंदर आते हैं, और मोनेरा इकलौता ऐसा किंगडम है जिसके अंदर हमारे माइक्रोब्स आते हैं। माइक्रोब्स हमारे हर जगह प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो सॉइल हो, वाटर हो, एयर हो, हमारी बॉडी के अंदर हो, एनिमल की बॉडी के अंदर हो, प्लांट की बॉडी के अंदर हो। इवन ये ऐसे साइड में भी हमारे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे कि हम लाइफ यहाँ पे एग्जिट कर सकती है, हम ये सोच भी नहीं सकते। जैसे कि थर्मल वेंट्स जहाँ पे कि 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, और स्नो की सेवरल मीटर थिक लेयर के नीचे भी ये हमारे प्रेजेंट होते हैं, और हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट में भी ये प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोब्स हमारे बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल, प्लांट वायरस, वायरॉइड्स और पायरॉइड्स। ये हमारे प्रोटीनिशियस इन्फेक्शन एजेंट होते हैं, यानी कि ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं और ये इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। ये जो इंट्रो है ये मैंने बुक के थ्रू कराया, क्योंकि अगर मैं इंट्रो को लिखने बैठती तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए लेंदी हो जाता। अब हमारी बुक में काफ़ी इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स के यहाँ पे हमको यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। माइक्रोब्स के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमको फिगर 10.1 में बैक्टीरिया दिखाया है। ए में रॉड शेप के बैक्टीरिया है, ये हमारे स्पैरिकल शेप के बैक्टीरिया है, और ये हमारे रॉड शेप के बैक्टीरिया है जिसमें फ्लैजिला है। और फिगर 10.2 में हमको वायरस दिखाया है, और ए में ये बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज हमारे वो होते हैं जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। एंड बी में हमको दिखाया है एडिनोवायरस। एडिनोवायरस वो होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। एंड सी में हमको यहाँ पे रॉड शेप के टबैको मोज़ेक वायरस दिखाई है। अब नाउ जो हमारे कुछ ऐसे बैक्टीरिया हमारे कुछ ऐसे माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, ये हमारे न्यूट्रिटिव मीडिया में हम इनको ग्रो कर सकते हैं और ये कॉलोनीज़ को फॉर्म करते हैं, और जिनको कि हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। इनकी कल्चर जो होते हैं, जो ये हमारे कल्चर बना रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी को पढ़ने के लिए। तो यही चीज़ हमको यहाँ पे फिगर 10.3 में दिखाया है। सबसे पहले हमको बैक्टीरिया दिखाया है जो कि हमारा पेट्री डिश में ग्रो कर रहे हैं। तो ये क्या है, इनकी कॉलोनीज़ है, और इस तरीके से ये हम यहाँ पे एक न्यूट्रिटिव मीडिया में हम इनकी कॉलोनीज़ को जनरेट कर सकते हैं, और जैसे इनकी यहाँ पे कॉलोनी बनेगी तो ये हमारे लिए पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बी में हमको यहाँ पे दिखाया है फंगल कॉलोनी। फंगल कॉलोनी ये हमारे पास क्या है, फंगल कॉलोनी है, और ये हमारी पेट्री डिश में ग्रो कर रही है। अब जैसे तुम्हारे घर में ब्रेड वगैरह आता होगा, तो ब्रेड वगैरह में देखना, कभी ब्रेड वगैरह जब उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है तो उसमें फंगस वगैरह लग जाते हैं। तो जो वो फंगस वगैरह जो लगते हैं तो वो ग्रीन कलर का होता है, तो वहाँ से ये ध्यान में रख सकते हो। अब इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा है ह्यूमन डिसीज़ वाला, और ह्यूमन डिसीज़ में हमने देखा था कि बहुत सारे डिसीज़ ऐसे थे जो कि माइक्रोब्स से होते थे, और वो चैप्टर पढ़ के हमको लग रहा होगा कि आखिर जो माइक्रोब्स होते हैं वो कितने ज़्यादा डेंजरस होते हैं हमारे लिए, बट ऐसा नहीं है। जो माइक्रोब्स है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, और इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे ह्यूमन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखना है कि आखिर कैसे जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। डिफरेंट फील्ड में हम इसकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं कि आखिर जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे करके इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है कि माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो जैसे कि मिल्क, जब तुमने देखा होगा कि जब हम मिल्क को जब हम कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो आखिर जो मिल्क है वो कर्ड में कैसे करके कन्वर्ट होता है। तो मिल्क में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो कि ग्रो करते हैं और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। लैक्टोबैसिलस को कॉमनली LAB कहा जाता है, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहा जाता है। जब हमारे LAB जब ग्रो करते हैं मिल्क के अंदर, तो वो एक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं जो कि कोगुलेट और पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं मिल्क के प्रोटीन को। स्मॉल अमाउंट ऑफ जो कर्ड होता है, अगर हम उसको फ्रेश मिल्क में डालें तो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो कर्ड है वो एक स्टार्टर या फिर एक इनोकुलम के जैसे काम करता है। तुमने देखा होगा अपने घर में कि जब तुम्हारी मम्मियाँ जब दही वगैरह जमाती होगी तो उस टाइम क्या करती है, तो उस टाइम जो थोड़ी सी जो दही जो आपकी जमी होती है, तो वो थोड़ी सी जो दही है वो मिल्क में डाल देती है। इस वजह से डालती है क्योंकि वो एक स्टार्टर की तरह काम करता है। तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो कर्ड होता है उसके अंदर मिलियंस ऑफ LAB प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। अब जो LAB है,
LAB जो है अब वो कैसे यूज़फुल है, एक तो LAB जो है वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहा है, दूसरा जो LAB होते हैं वो न्यूट्रिशन क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं उसमें विटामिन B12 को इंक्रीज़ करके, और साथ ही साथ ये हमारे स्टमक के अंदर जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उसको भी चेक करते हैं। अब है यहाँ पे डफ। आई थिंक डफ से हर कोई यहाँ पे जानता ही होगा कि जैसे जब तुम लोग आटा गूंथते हो तो जो तुम्हारा यहाँ पे आटा गूंथ के रेडी होता है उसे ही हम लोग डफ बोलते हैं। तो डफ जैसे कि डोसा और इडली खाया होगा, तो डोसा और इडली को फर्मेंटेड किया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू, और ब्रेड को हम लोग यहाँ पे फर्मेंटेड करते हैं, मतलब जो डफ से जो हमारा ब्रेड जो बन रहा है ना वो हमारा फर्मेंटेशन के थ्रू बनता है। तो यहाँ पे हम इसको फर्मेंटेशन करते हैं इसकी फंजाई से, फंजाई में भी किससे, ईस्ट से, और उसका नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज। अब जो ये सैक्रोमाइसिस सर्विसेज है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन वगैरह आते हैं। अब जो पफ अप अपीयरेंस आता है डफ का, चाहे वो तुम्हारा डोसा हो, इडली हो, चाहे केक वगैरह हो, वो किस वजह से आता है, तो क्योंकि जैसे ही यहाँ पे फर्मेंटेशन होती है ना तो उस दौरान में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी रिलीज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने की वजह से इसका पफ अप अपीयरेंस हमको दिखाई देता है। अब है यहाँ पे टोडी। तो टोडी जो है, टोडी क्या है, तो टोडी एक साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रिंक है जिसको कि फर्मेंटेशन किया जाता है और सैप बनाया जाता है, सैप यानी कि लिक्विड बनाया जाता है। तो टोडी पाम से ये क्या है, साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रिंक है जिसको फर्मेंटेशन किया जाता है और सैप बनाया जाता है। अब जो चीज़ है उसको यहाँ पे फर्मेंटेशन किया जाता है माइक्रोब से, और ये काफ़ी ज़्यादा हमारा कन्वेंशनल मेथड है जिसको काफ़ी पुराने टाइम से किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्विस चीज़ वो चीज़ होते हैं जिनके अंदर लार्ज होल होते हैं। अब लार्ज होल, अब होल यहाँ पे किस वजह से है, क्योंकि यहाँ पे भी फर्मेंटेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, और जो स्विस चीज़ है वो कैसे करके बनाया जाता होगा। अब यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, और यहाँ पे जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, जो यहाँ पे बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सर्मेनी। अब यहाँ से भी आपका जो क्वेश्चन है वो बनता है, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बन जाता है हमारा कि आखिर जो हमारा ब्रेड होता है वो कैसे फर्मेंटेशन किया जाता है, कौन से ईस्ट से, कौन से बैक्टीरिया से किया जाता है, तो वो है सैक्रोमाइसिस सर्विसेज। और जो स्विस चीज़ है इसमें स्विस चीज़ को किस चीज़ से किया जाता है, तो वो है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सर्मेन। ठीक है, अब है हमारे पास यहाँ पे रोकफोर्ट चीज़ को यहाँ पे राइपन किया जाता है, यानी कि पता ही होगा यानी कि पकाना। तो यहाँ पे इसको राइपन किया जाता है, इसमें एक स्पेसिफिक फंजाई को ग्रो करके जो कि इसको एक पर्टिकुलर फ्लेवर देता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि आखिर कैसे जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो हाउसफुल प्रोडक्ट में यूज़फुल होते हैं। जैसे एक हमने देखा कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में, और दूसरा हमने देखा कि आखिर कैसे ये चीज़ वगैरह बनाने में यूज़फुल होते हैं। अब हमको देखना है कि आखिर जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में कैसे यूज़फुल होते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ में जो माइक्रोब्स जो यूज़ किए जाते हैं वो किस लिए किए जाते हैं, तो इंडस्ट्रीज़ में माइक्रोब्स का हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि इंडस्ट्री में माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कि हमारे ह्यूमंस के लिए यूज़फुल होते हैं। अब इनको फर्मेंटेड में किया जाता है। आखिर फर्मेंटेड क्या होते हैं, तो ये हमारे लार्ज वेसल होते हैं जिनमें कि माइक्रोब्स ग्रो होते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल में यहाँ पे हम ग्रो करते हैं। ठीक है, तो लार्ज वेसल होते हैं जिसमें माइक्रोब्स ग्रो होते हैं इंडस्ट्रियल लेवल के लिए। अब यहाँ पे हमको फर्मेंटेशन देखनी है, तो देखते हैं आखिर क्या है फर्मेंटेशन के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले है फर्मेंटेड बेवरेज। अब जैसे कि हमने एक पहले ईस्ट देखा था जो कि हमारे ब्रेड में इसका मतलब जब हम यहाँ पे डफ का फर्मेंटेशन कर रहे थे तो हमको यहाँ पे ब्रेड मिल रहा था। तो अब ये वही हमारे पास यहाँ पे ईस्ट है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज। इसको कॉमनली बेकर ईस्ट भी कहा जाता है और ब्रूअर ईस्ट भी कहा जाता है। अब बेकर और ब्रूअर ईस्ट इसको क्यों कहा जाता है, बेकर ईस्ट तो समझ में आ रहा होगा कि बेक करने में यूज़ करता है, क्योंकि हम इसका यूज़ करते हैं ब्रेड को बनाने के लिए। और जो ब्रूअर ईस्ट है इसका हम लोग यूज़ करते हैं जो माल्टेड सीरियल होते हैं या फिर जो फ्रूट जूस होते हैं उससे हम इथेनॉल को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे तुमने देखा होगा, सुना होगा ना कि जैसे अंगूर वगैरह है तो अंगूर वगैरह को सड़ा कर जो है यहाँ पे शराब वगैरह बनाई जाती है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक को जिसको डिस्टिलेशन और बिना डिस्टिलेशन के साथ किया जाता है। जिसको बिना डिस्टिलेशन के साथ किया जाता है वो है हमारे वाइन और बियर। कभी बाहर में देखा होगा, बाहर गए तो नहीं होंगे बट मे बी गए भी हो, लेकिन अगर कभी बाहर से देखा होगा तो वाइन और बियर एक साथ लिखे रहते हैं। तो ये क्या है, बिना डिस्टिलेशन के किए जाते हैं, और मतलब ऐसे करके लर्न कर सकते हो। और जो डिस्टिलेशन के साथ किए जाते हैं वो है हमारे पास विस्की, रम और ब्रांडी। सेकेंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हमारे पास आते हैं एंटीबायोटिक। अब एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट एंड बायो का मतलब होता है लाइफ। अगेंस्ट लाइफ, हमारे लाइफ के अगेंस्ट नहीं,
उन माइक्रोब्स की लाइफ के अगेंस्ट जो कि हमारे अंदर डिसीज़ कॉज कर रहे हैं। तो एंटीबायोटिक वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं कुछ माइक्रोब्स के द्वारा, ताकि वो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को वो किल कर सके। अब जो एंटीबायोटिक की जो डिस्कवरी है वो एक्सीडेंटली हुई थी। इसकी जो डिस्कवरी है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी जब वो स्टेफिलोकोकस पे वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने जो वो प्लेट है जिस कल्चर में वो ग्रो हो रहा था, तो उस प्लेट को उन्होंने अनवॉश छोड़ दिया। उन्होंने ये एब्जॉर्व किया कि अब जो प्लेट थी वो तो उन्होंने अनवॉश थी, वो उन्होंने धोई नहीं थी, तो अब उसमें स्टेफिलोकोकाई उसमें ग्रो होने चाहिए थे, बट उसमें स्टेफिलोकोकाई ग्रो नहीं हो रहे थे। तो वो क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि उसमें एक मोल्ड ग्रो हो गया था। अब आखिर वो मोल्ड कौन सा था? अब इस मोल्ड के ग्रो होने की वजह से हम ये देख रहे थे कि जो स्टेफिलोकोकाई है वो हमारे ग्रो नहीं हो रहे थे। तो ये जो स्टेफिलोकोकस है, ये हमारा जो हमारे पास यहाँ पे जो स्टेफिलोकोकाई है, ये हमारा एक मोल्ड के ग्रो होने की वजह से ये हमारा इसमें ग्रो नहीं हो रहा था। और जो ये मोल्ड था ये हमारा पेनिसिलियम नोटेटियम के बाद इसका नाम दे दिया गया पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम जो है ये साथ ही साथ पेनिसिलियम फर्स्ट एंटीबायोटिक भी है जिसको डिस्कवर किया गया था। अब जो पेनिसिलियम है इसकी डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, और उसका फुल पोटेंशियल यानी कि ये क्या है और इससे क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये अर्नेस्ट एंड होवर्ड फ्लोरी ने किया था। इसका यूज़ अमेरिकन सोल्जर के ट्रीटमेंट के दौरान किया गया था, यानी कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था तो अमेरिकन सोल्जर के ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक का यूज़ किया गया था। तो इस चीज़ के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट एंड होवर्ड फ्लोरी को नोबेल प्राइज़ मिला था 1945 में। नाउ कुछ ऐसे डेडली डिसीज़ है जैसे कि प्लेग, वूपिंग कफ, डायफिथेरिया, लेप्रोसी, ऐसी डेडली डिसीज़ है जिसने न जाने पूरी वर्ल्ड में मिलियन लोगों को मार दिया था, लेकिन एंटीबायोटिक के बनने की वजह से ये सारे डिसीज़ एकदम सही हो गए। तो वूपिंग कफ का दूसरा नाम है काली खांसी, डायफिथेरिया का दूसरा नाम है गलघोटू और लेप्रोसी का दूसरा नाम है कुष्ठ रोग। अब हमने ये देखना है कि आखिर जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो केमिकल में, एंजाइम में और अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ केमिकल की। तो सिट्रिक एसिड जिसको कि एक फंजाई प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है एस्परगिलस नाइगर। बुटाइरिक एसिड इसको एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है क्लोस्ट्रिडियम बुटाइलिकम। लैक्टिक एसिड एज यू नो ये इसको एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखना है कि आखिर जो बैक्टीरिया होते हैं वो एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं। अब सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम के अंदर हमारे पास आता है लिपेज। लिपेज का यूज़ किया जाता है डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में और ऑयली स्टेन को निकालने के लिए लॉन्ड्री से। अब मेजरली यहाँ से बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पेक्टिनेज और प्रोटीएज के ऊपर। पेक्टिनेज और प्रोटीएज ऐसे एंजाइम हैं जो कि बोतल जूस को क्लेरिफाई करने के लिए आते हैं। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग या फिर आपकी मम्मियाँ जब घर में कोई भी फ्रूट जूस बनाती होगी तो वो ज़्यादा क्लियर नहीं रहता, क्योंकि वो पेक्टिनेज और प्रोटीएज से वो हमारे क्लेरिफाई नहीं है। तो अब इसमें ये कंप्लेंट मत करने लग जाना अपनी मम्मियों को कि आखिर ये आपका जो बोतल जूस है, जो आपका जो फ्रूट जूस है वो तो ज़्यादा क्लियर नहीं रहता, बट जो हम बाहर से लेते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहता है। ठीक है, तो अब ये सब मत करना। अब है स्ट्रेप्टोकाइनेस ये हमारा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इसको प्रोड्यूस करता है। इसका यूज़ किया जाता है क्लॉट ब्लस्टर में, ताकि जो क्लॉट है उसको यहाँ पे रिमूव किया जाए ब्लड वेसल ऑफ पर्सन। ठीक है, क्लॉट यानी थक्के। सो बेसिकली ये तब यूज़ किया जाता है जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन से जो पर्सन जो सफ़र कर रहा है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि जो हार्ट अटैक है उसी से जो सफ़र कर रहा है। अब हमको देखना है कि आखिर जो प्रोडक्शन ऑफ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में कैसे एंजाइम हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो प्रोडक्शन ऑफ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, तो इसमें दो है, साइक्लोस्पोरिन ए एंड स्टैटिटिन। तो साइक्लोस्पोरिन ए ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंजाई इस चीज़ को प्रोड्यूस करता है और इसका यूज़ किया जाता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट में। जैसे कि जब तुमने देखा होगा, मान लो कि अगर किसी का किडनी वगैरह फेल हो गया, अब उसको किसी दूसरे आदमी से उसको किडनी लेनी है, तो उसके जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, उस चीज़ को अपोज करते हैं, जो इम्यूनिटी है वो अपोज करती है। तो इस चीज़ के लिए ये तुमने ह्यूमन डिसीज़ वाले चैप्टर में देखा होगा ना, जब यहाँ पे टी सेल वाला जो था, जब यहाँ पे सेल मीडिएटेड वाला था जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिजेक्शन के लिए, तो उसमें वाले चैप्टर में ये था। तो वहाँ से तो डॉक्टर जो है साइक्लोस्पोरिन ए यहाँ पे देता है।
ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है ताकि जो उसका इम्यून सिस्टम है वो सप्रेसिव हो सके। इसी वजह से साइक्लोस्पोरिन ए का यूज़ इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह किया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट में। ठीक है, अब जो स्टैटिन है ये हमारा फंजाई जिसका नाम होता है मोनेस्कस परपूरस, ये इसको यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। इसका यूज़ किया जाता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह। ये क्या करता है, वो एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए, तो उसको ये इनहिबिट करता है। अब क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं, तो यहाँ पे ये पूछा जाता है ना कि आखिर कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा फंजाई है, ये क्या क्या चीज़ें ये प्रोड्यूस करता है, ये यहाँ पे पूछा जाता है। तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारे पास था ना केमिकल एंजाइम, जैसे हमारे पास यहाँ पे था सिट्रिक एसिड, एक हमारे पास यहाँ पे सिट्रिक एसिड और उसके बाद साइक्लोस्पोरिन ए एंड स्टैटिन, ये हमारे कैसे है फंजाई है। और उसके बाद जो बाकी जितने ही बचे जैसे कि बुटायरिक एसिड, लैक्टिक एसिड और स्ट्रेप्टोकाइनेस, ये क्या है बैक्टीरिया है। ठीक है, तो भूलना मत, एक आपका हो गया यहाँ पे सिट्रिक एसिड और उसके बाद साइक्लोस्पोरिन ए एंड स्टैटिन, तो ये क्या है फंजाई है। तो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो है ये क्या है फंजाई से प्रोड्यूस हो रहे हैं, और एक आपका यहाँ पे सिट्रिक एसिड जो कि फंजाई यहाँ पे ये प्रोड्यूस कर रहा है। अब क्वेश्चन एक पैक्टिनेस और प्रोटीज वाला बन सकता है, और मेजरली जो क्वेश्चन बनते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस, साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन से यहाँ पे बन के आते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखना है कि आखिर जो माइक्रोब्स होते हैं वो सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे हेल्पफुल होते हैं। सीवेज जिसको कि वेस्ट वाटर भी कहा जाता है, जो कि हमारे कंटामिनेटेड वाटर होते हैं, जो कि सिटीज़ टाउन से या फिर टॉयलेट जब शावर वगैरह या फिर जब कपड़े धोते हो या फिर जब बर्तन धोते हो, तो वहाँ का जितना भी जो वेस्ट वाटर होता है ना, उस वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं सीवेज वाटर बोलते हैं। ठीक है, अब जो सीवेज को यहाँ पे ट्रीटेड किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से, जिसको कि हम एसटीपी भी बोलते हैं। क्यों किया जाता होगा, ताकि जो वाटर है उसको लेस पॉल्यूटिंग बनाया जा सके। अब जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पे हम हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स जो कि अपना खाना खुद से नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक जो माइक्रोब्स होते हैं वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं सीवेज में। अब जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये दो चीज़ों में होता है, एक होता है फिजिकल ट्रीटमेंट और दूसरा होता है फिजिकल ट्रीटमेंट यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट, और दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसको कि हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। अब पहले वाले को जो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसको हम फिजिकल ट्रीटमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे फिजिकली हम लोग यहाँ पे सब चीज़ों को रिमूव करेंगे, फिजिकली चीज़ों के साथ हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे, और सेकेंड वाले में हम कुछ बायो वाले चीज़ें का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसी वजह से उसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है। अब देखते हैं आखिर मैं कहना क्या चाह रही हूँ उस चीज़ को। अब सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसको कि फिजिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे फिजिकल रिमूवल होता है पार्टिकल का, लार्ज हो चाहे स्मॉल हो, और यहाँ पे फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन की जाती है। तो जो फ्लोटिंग डैब्रीज है, फ्लोटिंग डैब्रीज यानी कि जैसे तुमने देखा होगा कि नालियों में जब कुछ फ्लोटिंग डैब्रीज यानी कि जो फ्लोट करे, जैसे कि बोतल फेंक दिया, कुछ फेंक दिया, तो वो क्या हो जाते हैं फ्लोट करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लोटिंग डैब्रीज है तो इसको सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन की जाती है, यानी कि बार बार फिल्ट्रेशन की जाती है ताकि जो फ्लोटिंग डैब्रीज है वो यहाँ पे रिमूव हो सके। और सेकंड वाले में सेडिमेंटेशन की जाती है। सेडिमेंटेशन की जाती है ग्रिट की, ग्रिट यानी कि सॉइल और जो पैबल है अब वो यहाँ पे सेडिमेंट यानी कि बैठ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पे बैठ जाएंगे। अब आगे की ओर हमारा पानी गया, अब जैसे आगे की ओर गया तो अब जो हमारे पास यहाँ पे जो सॉलिड हमारे सेटल डाउन हुए हैं उसको हम लोग प्राइमरी स्लज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्लज बोलेंगे। अब जो यहाँ पे सुपरनेंट है, सुपरनेंट यहाँ पे फॉर्म होगा, मतलब कि जो आपके यहाँ पे सुपरनेंट है ना, जो ऊपर के जो अब बच चुके हैं, तो वो उसको हम लोग आगे की ओर भेजेंगे, और जो वो सुपरनेंट है उसको ही हम लोग यहाँ पे एफुलेंट बोल रहे हैं। अब इसको हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट में डालेंगे। जैसे मैंने बोला कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं क्योंकि हम यहाँ पे माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि आखिर क्यों कहा जाता है। सो सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है, तो इसको ना हम लोग लार्ज एरिएशन टैंक में डालते हैं। लार्ज एरिएशन टैंक, एरिएशन एरोबिक, अब देखो आखिर में कहना क्या चाह रही हूँ। तो बेसिकली जो लार्ज एरिएशन टैंक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे इफुलेंट थे, इसको यहाँ पे कॉन्स्टेंटली एगेट किया जाएगा यानी कि मिक्स किया जाएगा, और इसके अंदर एयर को पंप किया जाएगा। अब अगर इसके अंदर एयर को पंप किया जा रहा है तो इसके रिजल्ट में यहाँ पे विगरस ग्रोथ हो जाती है यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स की, और जो हमारे यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स यानी कि जो हमारे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो होते हैं, तो ये अब हमारे फ्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। फ्लॉक्स क्या होते हैं? मास ऑफ बैक्टीरिया जो कि
हमारे फंगल फिलामेंट के साथ एसोसिएट होते हैं, तो वो एक मैस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कि हम फ्लॉक बोलते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, जो हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी स्लज था, जो हमारे पास यहाँ पे एफ्लुएंट था, इसको हमने लार्ज एरेशन टैंक में डाला। अब हमने यहाँ पे लार्ज एरेशन टैंक में हमने उसको कॉन्स्टेंटली हमने उसको एरिएट किया, इसके अंदर हमने एयर को पंप किया, जिसके रिजल्ट में विगरस ग्रोथ होगी हमारे यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स की। और जो ये माइक्रोब्स है अब ये हमारे फ्लॉक्स में कन्वर्ट हो गए, यानी कि मास ऑफ जो बैक्टीरिया है बेसिकली और जो फंजाई के जो फिलामेंट है ये आपस में मिलकर एक मेस लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, जिसको कि हमने फ्लॉक बोला। ठीक है, अब जो लार्ज एरिएशन टैंक है तो अब क्या होगा, जो बीओडी है वो कम होगा। बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड जो है वो कम होगा। माइक्रोब्स जो होते हैं, देखो अब बेसिकली होगा क्या, जो हमने यहाँ पे माइक्रोब्स जो ग्रो कर रखे हैं, तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। बीओडी क्या होता है, बीओडी मतलब कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, amount of oxygen consumed if organic matter in 1 liter of water oxidized by बैक्टीरिया, यानी कि जो अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन जो कंज्यूम किया गया बैक्टीरिया के द्वारा ऑक्सीडाइज करके, जब ऑर्गेनिक मैटर 1 लीटर ऑफ वाटर में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये है, तो मतलब जो यहाँ पे जो हमारे पास जो बैक्टीरिया थे इन्होंने क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, तो इन्होंने ऑक्सीजन को कंज्यूम किया। ऑक्सीजन हमने यहाँ पे डाला था, अगर ये ऑक्सीजन देखो जैसे ये फूड वगैरह खा रहे हैं, तो अगर ये ऑर्गेनिक मैटर को यहाँ से अगर खा रहे हैं तो ये लोग ऑक्सीजन को भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन को कंज्यूम करना इनडायरेक्टली इसका सेंस है कि ऑर्गेनिक मैटर को लेना। अगर ये ऑर्गेनिक मैटर को ले रहे हैं तो जो ये पॉल्यूशन वगैरह है वो कम हो रहा है। अब यहाँ से ना क्वेश्चन बनता है कि अगर आपका बीओडी अगर आपका कम होता है तो जो पॉल्यूशन होता है वो भी आपका कम हो जाता है, क्योंकि बीओडी अगर कम हो रहा है तो माइक्रोब्स क्या होंगे, ऑर्गेनिक मैटर को ये लोग खाने लग जाएंगे, और ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो भी कम हो जाएगा। तो अगर बीओडी कम होगा तो वो भी कम होगा। तो इसी वजह से बीओडी टेस्ट भी किया जाता है, जिसके प्रेजेंस से हम ये पता लगा सकते हैं कि वाटर हमारा कितना पॉल्यूटिंग है और कितना नहीं है। अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर बीओडी कम होगा तो ऑर्गेनिक मैटर भी हमारे कम होंगे। तो बीओडी का टेस्ट किया जाता है मेजर करने के लिए कि कितना ऑक्सीजन अपटेक हुआ है, कितना ऑक्सीजन लिया गया है माइक्रोब्स के द्वारा एक सैंपल ऑफ वाटर में। अगर बीओडी बढ़ेगा तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, बीओडी घटेगा तो पॉल्यूशन भी घटेगा। तो जैसे ही बीओडी कम होता है तो बीओडी जैसे ही कम होगा, जैसे ही जो हमारे पास यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया थे इन्होंने जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम किया तो अब बीओडी हमारा कम हो गया। तो अब इसको सेटलिंग टैंक में अब हम डाल देंगे। अब सेटलिंग टैंक में डालने के बाद क्या होगा, जो फ्लॉक्स है, ठीक है, फ्लॉक्स मतलब जो हमारे बैक्टीरिया और जो फंगल फिलामेंट के जो मैस लाइक स्ट्रक्चर थे वो हमारे सेडिमेंट होंगे, यानी कि वो बैठेंगे। ठीक है, अब इनमें से कुछ को हम एक्टिवेटेड स्लज की तरह यूज़ करेंगे, यानी कि स्मॉल अमाउंट को हम लोग एरिएशन टैंक में डालेंगे, एक स्टार्टर की तरह, एक इनोकुलम की तरह। जैसे कि हम थोड़ा सा हम यहाँ पे कर्ड को हम लोग मिल्क में डाले थे ताकि हमारा कर्ड बन सके, तो सेम टू सेम चीज़ें हम लोग यहाँ पे वही कर रहे हैं, ताकि जो फ्लॉक्स है उसको हमने वापस से एरिएशन टैंक में डाल दिया, ताकि अब जो है थोड़ा सा अगर डालोगे तो बहुत सारे वहाँ पे ग्रो हो जाएंगे। तो इस वजह से जैसे मिल्क से कर्ड में कर रहे थे ना, तो वही वाला सीन है। अब जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको हम एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे देखो अब जो एरोबिक वाले जो बैक्टीरिया थे हमारे वो ग्रो हो गए, ठीक है, तो अब उनको भी तो मारना है। तो उनको मारने के लिए जो एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर है, यानी कि ये बिना ऑक्सीजन के ये हमारे ग्रो होंगे। तो ये जो हमारे बैक्टीरिया है हमारे ग्रो होंगे और ये जो फ्लॉक्स थे उसको ये डाइजेस्ट करेंगे। तो इस डायरेक्शन के दौरान जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कुछ गैस को, जो कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, और ये आपस में कंबाइन करके बायोगैस की फॉर्मेशन करते हैं। बायोगैस की फॉर्मेशन, बायोगैस सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि ये हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है और ये हमारी इनफ्लेमेबल होती है, यानी कि जलने वाली होती है। अब जो एफ्लुएंट हमारे पास यहाँ पे बच गया, इसको हम नेचुरल वाटर बॉडी में डालते हैं। अगर हम यहाँ पे एक बार क्विक रिवीजन करें कि आखिर मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रही थी, तो वो हम तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, प्राइमरी ट्रीटमेंट था जिसको कि हमने फिजिकल ट्रीटमेंट बोला, जिसके अंदर हमने फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन की। फिल्ट्रेशन कैसे की, सिक्वेंशियल, बार बार हमने फिल्ट्रेशन की ताकि जो फ्लोटिंग डैब्रीज है वो हमारे क्या हो, ताकि जो हमारे फ्लोटिंग डैब्रीज है वो हमारे यहाँ से निकल जाए। फिर उसके बाद हमने सेडिमेंटेशन की, जिसमें कि जो ग्रिट है, जो सॉइल और जो पैबल है वो हमारे बैठ गए। और अब जो आगे की ओर हमारा पानी गया, अब जो सॉलिड बैठ चुका था उसको हमने प्राइमरी स्लज बोला। जो ऊपर हमारे पास
पास यहाँ पे बच चुका था उसको हमने एफ्लुएंट बोला और इसको हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट में डाला। जैसे ही हमने इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट में डाला तो क्या हुआ कि तो हमने इसको एक लार्ज एरेशन टैंक में डाला और हमने इसको कॉन्स्टेंटली एगिएट किया और एयर हमने इसमें पंप किया, जिसके रिजल्ट में जो एरोबिक माइक्रोब्स है वो हमारे ग्रो किए फ्लॉक्स के फॉर्म में, यानी कि बैक्टीरिया जो कि फंगल फिलामेंट के साथ एसोसिएटेड है, मेस लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। अब जब तक हमारा यहाँ पे बीओडी हमारा कम होगा तो तभी क्या होगा, अगर मेरा बीओडी कम होगा तो मेरा जो वाटर है वो भी मेरा लेस पॉल्यूटिंग होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर बीओडी कम होगा तो ऑर्गेनिक मैटर भी कम होंगे। बीओडी टेस्ट वगैरह किया गया था। तो ये वाला यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अगर कुछ आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सैंपल वगैरह दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि मतलब कौन ज़्यादा यहाँ पे पॉल्यूटिंग है। तो यार जिसका यहाँ पे बीओडी का जो टेस्ट है, जिसका यहाँ पे बीओडी ज़्यादा है तो उसका पॉल्यूशन ज़्यादा है। फिर हमने देखा कि हमने देखो अब सबसे पहले प्राइमरी वाला हो गया, फिर उसके बाद एरोबिक हमारे यहाँ पे ग्रो हुए। अब जो एरोबिक वाले जो फ्लॉक थे उसको भी हमको डिस्ट्रॉय करना था, तो इसके डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने इसको एनएरोबिक में डाल दिया। तो यहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया ग्रो हुए जो कि बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते थे और इन्होंने जो एरोबिक वाले जो फ्लॉक्स थे उसको इन्होंने डाइजेस्ट कर दिया। अब इनको डाइजेस्ट करने के बाद ये क्या करते हैं ना, कुछ यहाँ पे प्रोड्यूस कर देते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, कुछ गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे फॉर्म करते हैं बायोगैस को। और जो अब जितना भी हमारा बचा हुआ है अब उस एफ्लुएंट को हम लोग नेचुरल वाटर बॉडी में डाल देते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और जो फॉरेस्ट है इन्होंने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान को इन्होंने इनिशिएट किया, जिसके अंडर में इन्होंने बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट को इन्होंने बिल्डअप किया। अब हम लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा बायोगैस बोले थे, तो अब देखते हैं कि आखिर जो माइक्रोब्स होते हैं वो बायोगैस के प्रोडक्शन में कैसे हेल्पफुल होते हैं। तो बायो मतलब होता है लिविंग और गैस का मतलब तो गैस हो गया। तो ये क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ गैस होते हैं जो कि माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ के द्वारा ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। मीथेन इसमें मेजर होता है, फिर CO2 है, फिर आपका हाइड्रोजन है। मिथेनोजन हमारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, मिथेनोजन ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एनएरोबिक यानी कि बिना ऑक्सीजन की कंडीशन में ग्रो होते हैं सेलुलोज मटेरियल में और बायोगैस को ये प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल में है मिथेनोजन के एग्जाम्पल में है मिथेनोबैक्टीरियम जो कि एनएरोबिक स्लज, जैसे कि मिथेनोबैक्टीरियम जो कि हमने एनएरोबिक स्लज में हमने देखा था जो कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमारे प्रोड्यूस हुए थे जब हमने यहाँ पे बायोगैस की बात की थी। अब एक और यहाँ पे आता है कि रुमेन ऑफ कैटल, मतलब कि जो रुमेन क्या होता है, ये जो रुमेन होता है ये एक स्टमक का पार्ट होता है कैटल के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कैटल है वो कुछ घास वगैरह खा रही है, तो ये हमारे सेलुलोज का इसका हमारे सेल वॉल बनी हुई होती है। तो जैसे ही अगर ये इसके स्टमक में जाएगा, रुमेन पार्ट में जाएगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पे सेलुलोज हमारा ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, तो जो ये बैक्टीरिया है बेसिकली मिथेनोबैक्टीरियम, तो ये यहाँ पे हेल्प तो करेगा सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन देने के लिए कैटल को, और एज वेल एज ये बायोगैस को भी यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। अब हमको यहाँ पे देखना है बायोगैस प्लांट को। ठीक है, अब ये वाला जो है ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है और इसका डायग्राम वगैरह, इसका नाम बताओ क्या है। ठीक है, हर पार्ट के बारे में यहाँ से पूछा जाता है। सो लेट्स सी, हमारे पास है बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस प्लांट जो होते हैं वो हमारे कंसिस्ट होते हैं कंक्रीट टैंक के, जो कि 10 से लेकर 15 फीट डीप होती है, और इसके अंदर बायोवेस्ट या फिर स्लरी ऑफ डंक यहाँ पे डाला जाता है। तो स्लरी मतलब कि जो डंक और वाटर जो हमारे आपस में होते हैं, तो ये है हमारे पास यहाँ पे फ्लोटिंग डैब्रीज, और मेनली ये रूरल एरिया में किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, ज़्यादातर वहाँ पे कैटल से रिलेटेड वहाँ पे काम वगैरह होते हैं, इसी वजह से फार्म वगैरह देखा होगा, तो इसी वजह से किया जाता है। तो सबसे पहले आपसे पूछा क्या जाएगा वो मैं बाद में बताऊँगी, पहले हम लोग ये बात करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से है, यहाँ पे हमने स्लरी डाला यानी कि डंक भी डाला, और हमने यहाँ पे वाटर भी डाला यानी कि गोबर डाला, और हमने यहाँ पे पानी डाला। अब ये जैसे जैसे यहाँ से यहाँ पे गया, तो अब यहाँ पे ये डाइजेस्टर है जो कि इसको डाइजेस्ट करेगा, और ये हमारा गैस होल्डर है, और यहाँ से जो है हमारी जितनी भी गैस है जो भी हमारे यहाँ पे बन रही है, तो वो इस आउटलेट के थ्रू यहाँ से बाहर की ओर निकलेगी ये गैस। और जितना हमारा बचा हुआ जो पार्ट वगैरह गैस तो निकल गई, अब जितना बचा हुआ जो पार्ट है वो इस तरीके से इस स्लज में यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा क्या जाता है कि इसका नाम बताओ, ये क्या है, ये आपको यहाँ पे नहीं दिया होगा, तो ये क्या है, इसका नाम बताओ, ये सब कुछ यहाँ पे पूछा जाता है। तो याद रखना पड़ेगा, ये क्या हो गया स्लरी, और ये हो गया डाइजेस्टर, ये क्या है गैस होल्डर। गैस होल्डर क्या करेगा, जैसे ये एक यहाँ पे कैप जैसा होता है, अगर यहाँ पे कुछ ज़्यादा गैस हो जाती है तो ये ऐसे करके ऊपर की ओर जाएगा, तो यहाँ से जितनी भी गैस है वो यहाँ की ओर चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा रहता है। अब जो बायोगैस से जो हमारी बायोगैस जो हमारी प्रोड्यूस होती है, इसका यूज़
किस किस चीज़ों में किया जाता है, कुकिंग में और लाइटनिंग में इसको यूज़ किया जाएगा। एक तो कुकिंग में इसका यूज़ किया जाएगा क्योंकि जितना भी यहाँ पे डंग वगैरह बच चुका है तो उसका कुकिंग में यूज़ करेंगे, और लाइटनिंग में जो भी गैस वगैरह हमारा गया है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। आई होप समझ में आ चुका होगा। तो जो टेक्नोलॉजी है बायोगैस प्लांट का वो इंडिया में IARI और KVIC की वजह से ही हो पाया। IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड KVIC का मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। अब हमको यहाँ पे देखना है कि आखिर जो माइक्रोब्स होते हैं वो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह वो कैसे हेल्पफुल होते हैं। तो देखो जो माइक्रोब्स होते हैं, अब जैसे ना जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे बायो कंट्रोल एजेंट में कैसे करके हेल्पफुल होते हैं। तो बेसिकली तुमने देखा होगा कि यार मतलब खेती वगैरह में काफ़ी सारे इंसेक्टिसाइड वगैरह यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ किए जाते हैं, वीड्स वगैरह को रिमूव करने के लिए वीडिसाइड यूज़ किए जाते हैं, जिस वजह से जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी यहाँ पे इम्प्रूव नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसी वजह से अगर हम लोग यहाँ पे इन सब केमिकल का यूज़ हटा के अगर हम लोग यहाँ पे कुछ बायो कंट्रोल वाले चीज़ें अगर हम यूज़ करें तो ये लेस पॉल्यूटिंग भी होंगे और हमारे लिए भी कम हार्मफुल होंगे, और एसफुल जो नॉन टारगेटेड इंसेक्ट वगैरह है उनके लिए भी ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो बायो कंट्रोल जो माइक्रोब्स है वो कौन कौन से हमारे अंदर आते हैं, जो हमारे बायो कंट्रोल एजेंट है, जो हमारे माइक्रोब्स है, तो वो इंसेक्ट है, बैक्टीरिया है, फंजाई है और वायरस है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंसेक्ट। तो इंसेक्ट के अंदर वो बीटल जिनमें कि रेड और ब्लैक कलर की मार्किंग होती है, जैसे कि लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई, तो इनका यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो जो लेडी बर्ड होते हैं वो एफिड को कंट्रोल करते हैं और जो ड्रैगन फ्लाई होते हैं वो मॉस्किटो को कंट्रोल करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास बेसिलस thuringiensis आता है, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में BT कहा जाता है। ये बटरफ्लाई कैटरपिलर को ये कंट्रोल करते हैं और ये मार्केट में सैचेट के फॉर्म में आते हैं, यानी कि स्मॉल प्लास्टिक या फिर पेपर के यहाँ पे पैकेट होते हैं जो कि कंटेन करते हैं लिक्विड या फिर मतलब जो कि हमारे कंटेन करते हैं लिक्विड और पाउडर को। तो ये मतलब बेसिकली ये पाउडर के फॉर्म में आता है। तो अगर आप इसमें लिक्विड अगर यहाँ पे जो ड्राई स्पोर होते हैं ना तो उसके यहाँ पे ये पाउडर के फॉर्म में आता है। तो अगर यहाँ पे वाटर को मिक्स कर लिया जाए तो और फिर उसके बाद इसको स्प्रे कर लिया जाए ऐसे प्लांट में, बेसिकली यहाँ पे ब्रासिकास वगैरह और जो फ्रूट ट्री होते हैं वहाँ पे इस चीज़ को स्प्रे किया जाता है। अब ब्रासिकास मतलब कि ब्रासिकास क्या होंगे, ब्रासिकास जो होते हैं ये हमारे वो जीनस होते हैं प्लांट के जिसके अंदर कैबेज और मस्टर्ड की फैमिली आती है और फ्रूट ट्री में इसको डाला जाता है। अब जैसे ही जो हमारे इंसेक्ट है, अब जैसे ही वो इन प्लांट को खाएंगे तो इनके जो इंसेक्ट लार्वा है, लार्वा यानी कि जो इंसेक्ट के जो नए नए जो बच्चे अभी निकल के हुए आए हैं, जो अंडे से निकले हुए हैं, जिनमें कि अच्छी तरीके से लिम्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं हुए हैं, अब जैसे ही अगर ये इनको खाएंगे तो जो ये टॉक्सिन है ये इनके स्टमक में रिलीज़ हो जाएगा, और अगर स्टमक में रिलीज़ हो जाएगा और कुछ टाइम बाद ये जो है ये मर जाएंगे। ठीक है, अब है हमारे पास यहाँ पे फंजाई में आता है ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ट्राइकोडर्मा तो ये फ्री लिविंग फंजाई होती है जो कि कॉमनली रूट इकोसिस्टम में ये होते हैं। ठीक है, और ये कंट्रोल करते हैं सेवरन प्लांट पैथोजन को। अब वायरस, यहाँ से ना बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन वगैरह आता है। तो वायरस में क्या है, बैक्यूलो वायरस। अब यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि जो बैक्यूलो वायरस है वो कौन से जीनस से आता है। तो ये न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जीनस से आता है जो कि कंट्रोल करते हैं इंसेक्ट को और कुछ अर्थ्रोपोड को। अब यहाँ से ये क्वेश्चन उठ के आता है कि जो फार्मर होते हैं वो सबसे बेस्ट बायो कंट्रोल एजेंट किसको मानते हैं, तो ये बैक्यूलो वायरस को मानते हैं। कौन से जीनस से आता है, तो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस से आता है। और क्यों मानते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब देखो बेसिकली जो ये बैक्यूलो वायरस है ना, तो ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम में, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्पीसीज़ को ये अटैक करते हैं जो रियल में मतलब स्पेसिफिक स्पीसीज़ को ही अटैक करते हैं, और ये बिल्कुल भी हार्म नहीं करते दूसरे प्लांट्स को, मैमल्स वगैरह को, दूसरे जो इंसेक्ट है, जो अनटारगेटेड इंसेक्ट वगैरह है उनको ये हार्म वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है, तो बैक्यूलो वायरस का बिल्कुल भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है नॉन टारगेटेड इंसेक्ट पे, और ये इसको काफ़ी ज़्यादा इसी वजह से ना इसको डिज़ायरेबल माना गया है एड्स में, यानी कि मदद करने में इसको डिज़ायरेबल माना गया है। IPM यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में इसको हेल्पफुल माना गया है। इस प्रोग्राम के अंदर इसको इसी वजह से इसका यूज़ किया गया है। ठीक है, अब है हमारे पास यहाँ पे कि आखिर जो माइक्रोब्स होते हैं वो बायो फर्टिलाइजर के उसमें कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सो सबसे पहले
ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जहाँ पे केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब आजकल के टाइम में ना बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि कभी देखना कि मतलब केमिकल से फर्टिलाइज़र वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ की जा रही है जिस वजह से जो ह्यूमन के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। जैसे हम लोग वही चीज़ मतलब एक तो ये सॉइल की फर्टिलिटी भी ये ख़राब कर देते हैं, दूसरा हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये हमारे लिए हार्मफुल वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सब का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमको नेचुरल जो बायो फर्टिलाइज़र है उनका हमको यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो जो ये बायो फर्टिलाइज़र होते हैं वो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, यानी कि जो सॉइल की न्यूट्रिएंट की जो क्वालिटी है उसको ये इम्प्रूव करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को बायो फर्टिलाइज़र कहा जाता है। जो मेन सोर्स है वो है बैक्टीरिया है, फंजाई है और साइनो बैक्टीरिया है। अब हमको यहाँ पे देखना है राइजोबियम। तो जो राइजोबियम होते हैं ये क्या होते हैं, तो बेसिकली जो न्यूड्यूल्स होते हैं ना, जो लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि जो पल्सेस वगैरह होती है, तो ऐसे प्लांट्स के जो रूट्स मतलब ऐसे प्लांट्स के जो रूट्स में जो न्यूड्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं यानी कि राउंड जैसे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं रूट्स के साथ। मतलब कि जो न्यूड्यूल्स होते हैं राउंड स्ट्रक्चर के लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स के साथ वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं न्यूड्यूल्स और रूट्स, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं राइजोबियम का, ठीक है। तो न्यूड्यूल्स जो होते हैं जो कि राउंड स्ट्रक्चर होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में होते हैं और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं राइजोबियम का। तो राइजोबियम क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स करते हैं। तो ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में, और प्लांट इस चीज़ को न्यूट्रिएंट्स की तरह यूज़ करता है। अब हमारे पास यहाँ पे है एजिटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरम। ये जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं सॉइल में। क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं सॉइल में, और ये फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन की कंटेंट को ये इनरिच करते हैं और फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अब जो क्वेश्चन जो बहुत बार जो पूछा गया है वो है यहाँ पे माइकोराइजा। बेसिकली जो माइकोराइजा है ये क्या है, तो माइकोराइजा जो होता है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंजाई और प्लांट के बीच में। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि माइकोराइजा क्या है, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई के बीच में और प्लांट के बीच में, ठीक है। तो ये मैनी मेंबर जो जीनस ग्रुप के होते हैं वो माइकोराइजा को फॉर्म करते हैं। फंजाई